डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत नो दिला चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम वादों का अंतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के ऊपर सेक्शन 22 से 25 सीपीसी की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन 22 और 23 का अध्ययन किया और 24 और 25 पर चर्चा आज करेंगे। आपको पता है कि हमने पहले भी आपको बताया था कि सामान्यतः मुकदमा उस न्यायालय में दायर किया जाता है और उसी को सुनने का अधिकार होता है जिसमें स्थानीय क्षेत्राधिकार का वादग्रस्त संपत्ति स्थित हो या वाद के पक्षकार निवास करते हों या वाद कारण जहां पर उत्पन्न हुआ हो। लेकिन एक और भी नियम है। कभी कभी वाद के पक्षकारों को जब ये लगता है कि न्यायालय विशेष में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता, तो ऐसी अवस्था में पक्षकार मुकदमे को ट्रांसफ़र करने के लिए, अंतरित करने के लिए मांग कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है, उचित भी है, क्योंकि न्यायालय का मुख्य कार्य न्याय देना है और यदि ये उद्देश्य पूरा नहीं होता तो न्याय का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। यही कारण है कि धारा 22 से 25 वादों के अंतरण के बारे में व्यवस्था की गई है। अब हमने सेक्शन 22 और 23 का अध्ययन किया कि दीज टू सेक्शंस कंटेम्पलेट 3 पॉसिबिलिटीज़। पहली पॉसिबिलिटी है कि वेयर द अल्टरनेटिव कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट टू सम एपीलेट कोर्ट। दूसरा है वेयर दे आर सबॉर्डिनेट टू डिफरेंट एपीलेट कोर्ट्स बट टू द सेम हाई कोर्ट। और तीसरा था कि वेयर देयर आर सबॉर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स। सेक्शन 24 और 25 आर कंसर्न्ड विद एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ केस। 22 और 23 के बारे में मैंने बताया कि 3 जो बातें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई क्या वहाँ पर जो अल्टरनेट कोर्ट्स हैं सेम एपीलेट कोर्ट के अधीन हैं, या जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं सेम हाई कोर्ट के अधीन हैं, या जहाँ से ट्रांसफ़र अंतरण होना है वो दूसरे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जबकि सेक्शन 24-25 जो है उस बात से थोड़ा सा परे जाते हैं और दीज सेक्शंस आर कंसर्न्ड विद एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ केस ट्रांसफ़र वेयर प्लेंटिफ हैज ए चॉइस ऑफ कोर्ट्स। नोटिस ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आने पर या मोशन होने पर इज़ मैंडेटरी। इसके ऊपर AIR 1925 लाहौर 322 शिवदत्त वर्सेज मोती का केस इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 23 में क्या कहा था? टू व्हाट कोर्ट्स एप्लीकेशन लाइज। एप्लीकेशन किस कोर्ट में लाई करती है? AIR 2004 आंध्र प्रदेश 84 श्री राघवेंद्र एक्सपोर्ट्स वर्सेज नवकोर एंटरप्राइजेज का केस था और आंध्र प्रदेश का वो सूरत से आंध्र प्रदेश में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन थी। देयर वर डिफरेंट वे ऑफ हाई कोर्ट्स के ट्रांसफ़र के लिए क्या स्थिति थी कि जिस न्यायालय में वाद चल रहा है और जिसके क्षेत्राधिकार में वाद है और वो न्यायालय जिस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार या जिसकी सबॉर्डिनेशन हाई कोर्ट के तहत है, उसी हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन विल बी गिवन देयर। लेकिन 2009 सुप्रीम कोर्ट 285 दरगेश शर्मा वर्सेज जयश्री का केस जो था, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये डिसाइड कर दिया और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया
और ये कह दिया कि हाई कोर्ट हैज़ नो पावर टू ट्रांसफ़र द केस इंटरस्टेट केस को ट्रांसफ़र करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को नहीं। अब सेक्शन 24 जो है क्या कहता है, सेक्शन 24 को एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज। पहली बात तो ये इंग्रेडिएंट इसकी देखेंगे बेसिक कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एनी ऑफ देम कैन मूव द एप्लीकेशन। दूसरा क्या है कि जब एप्लीकेशन दे दी जाएगी तो क्या कहता है, आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज, यानी नोटिस टू द अदर पार्टी इज मैंडेटरी एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर्ड टू बी हर्ड। जैसा कि दोनों पक्षों को सुना जाना जरूरी है, सुनने के बाद और इट्स ओन मोशन या खुद के मोशन पर, माननीय न्यायालय ने खुद का मोशन ले लिया, विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे एट एनी स्टेज, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी स्टेज पर कब कब ट्रांसफ़र कर सकती है, किस किस चीज़ को कर सकती है, ट्रांसफ़र एनी सूट, अपील और प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कंपिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। दूसरा क्या कहा कि मुकदमा, अपील या कोई भी प्रोसीडिंग जो उसके सामने पेंडिंग है तो उसकी डिस्पोजल के लिए उससे वहाँ से निकालकर किसी भी कंपिटेंट कोर्ट को ट्राई करने और डिस्पोज ऑफ करने के लिए ट्रांसफ़र कर सकती है। दूसरा, विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, माननीय हाई कोर्ट के या अपीलीय न्यायालय के तहत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तहत जो उसके सबऑर्डिनेशन में केस पेंडिंग है, कैन बी विड्रॉन, अपील है, सूट है या कोई भी प्रोसीडिंग है वो वापस ली जा सकती है, एंड ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, उसको स्वयं भी ट्राई कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, या ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, या किसी भी उस न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकता है जो उसके सबऑर्डिनेट है, एंड कंपिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, और जो उस मुकदमे को सुनने के हक रखता है, अधिकार है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का कह सकता है। ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विड्रॉन, और उसका कोर्ट को भी पुनः भेज सकता है जिस कोर्ट में से उसको विड्रॉ किया गया था। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर सब सेक्शन 1 द कोर्ट विच इज देयर आफ्टर टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सूट or proceeding may subject to any special directions in the case of any order of transfer either retry it or proceed it from the point at which it is transferred or withdrawn। यहाँ पर क्या बात कही गई है कि जब कोई मुकदमा या प्रोसीडिंग किसी न्यायालय से विड्रा करके ट्रांसफ़र किया गया है और जिसको भेजा गया है उस न्यायालय की मर्जी पर होगा, या तो जो माननीय न्यायालय ने यानी उच्च न्यायालय ने या ट्रांसफ़र करने वाली कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके अनुसार, या उस मुकदमे को रीट्राई करे, शुरू से सुने या उस स्टेज से सुने जिससे ट्रांसफ़र हुआ है। और सब सेक्शन 3 क्या कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेज शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी इस पर्पज़ के लिए, यानी ट्रांसफ़र के पर्पज़ के लिए। वैसे जो है एडीजे कोर्ट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, बट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेज एंड फॉर दिस पर्पज़
The courts of additional and assistant judge shall be deemed to be subordinate to the district court. इस पर्पज के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबॉर्डिनेट कोर्ट मानी जाएंगी. प्रोसीडिंग इंक्लूड्स द प्रोसीडिंग्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर. और इसका सब सेक्शन 4 क्या कहता है? द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल काज shall for the purposes of such suit be deemed to be a court of small causes. यानी स्मॉल काजेज कोर्ट से अगर मुकदमा विड्रा किया जाता है और किसी अन्य कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो चाहे वो स्मॉल काजेज की कोर्ट ना हो, किंतु वो स्मॉल काजेज की कोर्ट ही समझी जाएगी और उसके अनुरूप ही कार्य किया जाएगा. सब सेक्शन 5 क्या कहता है? ए सूट और प्रोसीडिंग मे बी ट्रांसफर्ड under this section from a court which has no jurisdiction to try it. ये ज़रूरी नहीं कि मुकदमा उसी जुरिडिक्शन में भेजा जाए जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार हो. कई बार क्या होता है कि दो पार्टियों ने जिद लगा ली, ए कहता है कि मुकदमा करनाल भेजा जाए, बी कहता है कि ये सिरसा भेजा जाए. दोनों की ना मानते हुए तीसरी जगह भी भेजा जा सकता है. मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट केस कैन बी सेंट ओनली देयर वेयर द जुरिडिक्शन इज टू ट्राई इट. तो इस आधार पर मैं आपको एक दो अथॉरिटी बताना चाहूँगा. 2013 4 ला हेराल्ड पंजाब एंड हरियाणा 3607 सतीश कुमार वर्सेस रजिस्ट्रार करनाल एंड अदर्स. इसमें क्या था? सेक्शन 24 के ऊपर ये केस ला है. When once it is admitted case that the suit property is a common in all the 3 suits, it was required of the district judge or order transfer of all the 3 suits to one court, though these could be decided independently, but those are required to be decided on one date by one court in order to avoid the conflicting judgments. दूसरा केस डाइवोर्स पेटिशन के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा. 2014-1 मैरिज लॉ जनरल 481 राजस्थान की अथॉरिटी है. इसमें क्या था कि ट्रांसफ़र ऑफ हेड सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट कंट्रोल पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 24 CPC. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 21A अंशु भटनागर वर्सेस राजेंद्र भटनागर का ये केस था. दूसरा जो मैं आपको और एक केस बताना चाहूँगा, श्रुति कटारिया वर्सेस पंकज कटारिया का केस था. इसमें क्या था कि 3 केसेस ऑलरेडी पेंडिंग एट करनाल, हस्बैंड फाइलिंग द पेटिशन एट फरीदाबाद, कंटेंशन दैट केसेस बी ट्रांसफर्ड एट सोनीपत, बीइंग इन मिडवे रिजेक्टेड, केस ट्रांसफर्ड टू करनाल. हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये सेक्शन 13 का केस था. मतलब एक आदमी ने फरीदाबाद डाल दिया, बाकी प्रोसीडिंग जो है करनाल चली हुई थी. और उस आदमी का कहना यह था कि न करनाल न फरीदाबाद, इसको सोनीपत ट्रांसफ़र कर दिया जाए. लेकिन माननीय कोर्ट ने कहा कि नो, केस ट्रांसफर्ड टू करनाल. अब एक अथॉरिटी मैं आपको और बताता हूँ, सुनीता वर्सेस सुरेंद्र 2015 1 ला हेराल्ड पंजाब एंड हरियाणा 80 पेज के ऊपर अंकित है. ट्रांसफर ऑफ सूट डाइवोर्स पेटिशन, कन्वीनियंस ऑफ द वाइफ हैज़ टू बी गिवन प्रीसीडेंस ओवर द कन्वीनियंस ऑफ द हस्बैंड, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट वुड बी स्वीट विल ऑफ द वाइफ टू फोर्स ए केस टू बी ट्रांसफर्ड और द ट्रायल टू टेक प्लेस एट द प्लेस ऑफ हर चॉइस, गिविंग ए गो बाई टू द सिचुएट ऑल टुगेदर. अब एक अथॉरिटी और भी मैं आपको बताना चाहूँगा. इसी उसमें जो ये केस मैंने बताया सुनीता वर्सेस सुरेंद्र वाला, इसमें यह भी हेल्ड किया गया था कि merely because the family court is not situated at one place cannot be ground for transferring the case to another place. In this principle, it is to be accepted then all cases under the Hindu Marriage Act would only be tried by the family court, which would be against the very statute.
तो ये सिचुएशन सेक्शन 24 की है जो मैंने आपको बताई। और अब मैं आता हूँ सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 में 5 सब सेक्शन दिए हैं। और सेक्शन 25 क्या कहता है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग ईच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड, द सुप्रीम कोर्ट मे एट एनी स्टेज, if satisfied, that an order under this section is expedient for the ends of justice, direct that any suit, appeal or order proceeding be transferred from High Court to other civil court in which state to a High Court or other civil court in any other state। तो ये सेक्शन 25 जो है इस प्रकार से कहता है कि जब कोई बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या पक्षकारों को सूचित करने के बाद उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हैं उनको सुनने के बाद यदि माननीय उच्चतम न्यायालय किसी भी प्रकरण पर ये समाधान पाता है या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए इस धारा के अधीन आदेश देना उचित है, समीचीन है, तो वह ये निर्देश दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई अंतरित कर दी जाए। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड by a motion which shall be supported by an affidavit। यानी इस सेक्शन के तहत प्रत्येक आवेदन समावेदन के साथ किया जाएगा और उसके समर्थन में एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द कोर्ट टू विच सच सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड शैल सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन in the order of transfer either retry it or proceed from the stage at which it was transferred to it। तो सब सेक्शन 3 कहता है कि वो न्यायालय जिसको ऐसा वाद, अपील या कार्रवाई जो बदली गई है, अंतरित की गई है, अंतरण दिए आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः विचारण करेगा या उस प्रक्रम से आगे की कार्रवाई शुरू करेगा जहाँ से वो ट्रांसफ़र किया गया है। अब सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन सुप्रीम कोर्ट इफ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रीविलियस एंड वेक्सेशियस order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 2000 rupees as it considers appropriate in the circumstances of the case। तो सब सेक्शन 4 के तहत ये कहा गया कि इस धारा के अधीन जब आवेदन को खारिज किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय को ये राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने के लिए दिया गया था तो वह आवेदन को खारिज तो करेगा ही, आवेदक को यह आदेश भी दे सकेगा कि उस व्यक्ति को जिसने आवेदन का विरोध किया है हर्जाने के रूप में 2000 रुपये से ज़्यादा की राशि यानी 2000 रुपये तक की राशि उसको देनी होगी, जो न्यायालय जिस परिस्थिति में उचित समझे ऐसा आदेश कर सकता है। अब सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द लॉ which the court in which the suit, appeal or other proceedings was originally instituted ought to have been applied to such suit, appeal or proceeding। सब सेक्शन 5 ने क्या कह दिया? ये कहता है कि इस धारा के तहत जो भी मुकदमा बदल या अपील या कोई कार्रवाई बदल करके आई तो वो उसी विधि से उस मुकदमे का निपटान करेगी मानो वो उसी न्यायालय में दायर किया गया था। अब धारा 25 उच्चतम न्यायालय के वादों को अंतरण करने की शक्तियाँ जो प्रदान करती है
वो इस संहिता में 1976 के अधिनियम संख्या 104 के द्वारा एक नई व्यवस्था दी गई थी और पूर्व में इस धारा के अंतर्गत वादों के अंतरण की शक्ति राज्य सरकार के पास होती थी, न कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। इस धारा में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा एप्लीकेशन दिए जाने पर और दूसरे पक्षकारों को सूचना देने और सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय को अगर ये लगे कि न्याय के हित में ये ज़रूरी है कि किसी वाद को एक राज्य के न्यायालय और किसी व्यवहार न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय या किसी व्यवहार न्यायालय को अंतरित किया जाना चाहिए, तो वो इस प्रकार का निर्देश दे सकता है। और इसके लिए मैंने आपको पहले दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री का मुकदमा बताया, तो उस मुकदमे को ध्यान रखें। वो मुकदमा AIR 2009 NCC 285 पर भी रिपोर्टेड है। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 और 21A वादों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति को कम नहीं कर सकती। भिन्न भिन्न न्यायालयों में दायर किए गए पति के दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए पत्नी के न्यायिक पृथक्करण के आवेदन पत्र को उच्चतम न्यायालय किसी एक न्यायालय में विचारण हेतु बदल सकता है, और इसके लिए अथॉरिटी है AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1143 गुडा विजयलक्ष्मी बनाम रामचंद्र शेखर शास्त्री। तो अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगी, समझ में आई, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।